ये है जोलो। ये वर्ल्ड के मोस्ट वांटेड में से एक है क्योंकि ये 4.5 बिलियन डॉलर चुराए हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स इन हिस्ट्री, और वो भी अपने 20s में। और वो पैसा किसी एसेट के साथ नहीं जुड़ा था, वो सब लिक्विड कैश था जिसे वो खर्च कर सकते थे। इसका मतलब जोलो के पास दुनिया भर के लोगों से ज्यादा स्पेंड करने की पावर थी और उन्होंने ये पैसे एंजॉय किए। जोलो ने कसिनोज और नाइट क्लब्स में टॉप स्पेंडर्स के रूप में अपना नाम बनाया, जहां वो हर रात ड्रिंक्स पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स उड़ाते थे। प्राइवेट जेट्स, मैंशंस, पिकासो आर्टवर्क सब था उनके पास, सब कुछ लग्जरी। ऑनेस्टली उनकी लाइफ कुछ हद तक वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की तरह थी, जो कि आयरॉनिक है क्योंकि ये जोलो ही थे जिन्होंने उस मूवी को फाइनेंस किया था। जब जोलो ने अपने फाइनेंशियल स्कैम से स्टोलन मनी का यूज हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर को प्रोड्यूस करने में किया था। एक छोटे से मलेशियन आइलैंड में पैदा हुआ आदमी हॉलीवुड स्टार्स के साथ घूमता है, सुपर मॉडल्स के साथ रहता है और बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड को अंजाम देता है। कैसे? स्वागत है आपका जोलो के ट्रू स्टोरी में। जोलो का जन्म मलेशियन आइलैंड ऑफ पेनांग में हुआ था, बट 1998 में उनके पेरेंट्स ने उन्हें हैरो भेज दिया, इंग्लैंड का प्रेस्टिजियस बोर्डिंग स्कूल। जोलो इस बारे में बताते हैं कि ये टाइम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसी वक्त मैंने अपने फ्यूचर के लिए को फाउंडेशन ऑफ कॉन्टैक्ट्स बनाए थे। आपको बता दो कि जोलो की फैमिली काफी वेल्दी थी। हैरो में जो के कई क्लासमेट्स के पास होल डिफरेंट लेवल ऑफ वेल्थ थी। कई बच्चे रॉयल फैमिलीज या ऑयल मैग्नेट्स से थे। जो मिलेनियर के बच्चे थे, बट जिसके साथ वो हैंग आउट करते थे वो बिलियनियर्स के बच्चे थे। बट जोलो को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने इनमें से एक्सट्रीमली वेल्दी स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश की। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उसने उन्हें मलेशिया में समर स्पेंड करने के लिए बुलाया और 160 फीट की यॉट बुक की अपने रिच फैमिली फ्रेंड से और बताया कि वो उनका है। ये चाहता था कि इसके सुपर रिच फ्रेंड्स ये बिलीव कर लें कि ये भी उनमें से है। जोलो ने खुद को ऐसा दिखाया कि वो लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और एक बार उससे ब्रूनो एम्बेसी का लेटर हेड मिल गया और लेटर लिखा वेस्ट एंड के बहुत ही फेमस नाइट क्लब को, क्या मेरे लिए एक वीआईपी टेबल बुक हो सकती है, जैसे ये ब्रूनाई रॉयल फैमिली के मेंबर हों। ये काम कर गया। जोलो और उसके अंडर एज फ्रेंड्स ने फेमस फुटबॉल प्लेयर्स और मॉडल्स के साथ पार्टी एंजॉय की। ये जोलो के लिए अर्ली लेसन था कि अपीयरेंस ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज कोई भी दरवाजे खोल सकती है। हैरो के बाद जोलो अमेरिका के वॉर्टन यूनिवर्सिटी में गए और उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांड बनाने की कोशिश कंटिन्यू की। उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी न्यूज़पेपर वॉर्टन जर्नल के लिए स्टॉक्स पर आर्टिकल लिखे। हाउएवर, जोलो वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट्स के बारे में हुए रिपोर्ट्स को कॉपी करते थे और प्रिटेंड करते थे कि वो उनके रिपोर्ट्स हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया और जोलो ऐसा करते गए। इसके कारण उन्होंने ग्रेट स्टॉक पिकर नाम से अपनी रेपुटेशन बना ली, जबकि उन्हें कुछ ज्ञान नहीं था। जोलो अपने कैंपस में लेक्सस कन्वर्टिबल से आते थे और बोलते थे कि वो उसे खुद खरीदे हैं, जबकि वो लीज पर थी। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि वो प्रिंस ऑफ मलेशिया है। जोलो बस अपनी ऐसी पर्सोना बिल्ड कर रहे थे जिससे उन्हें सही सोशल सर्कल मिले। वो बस ये देखते थे कि यूनिवर्सिटी में कौन से स्टूडेंट्स वेल्दिएस्ट हैं और फिर उनसे दोस्ती करते थे, जैसा कि उन्होंने हैरो में किया था। जोलो की अमेजिंग नेटवर्किंग स्किल्स ही उन्हें ले गई ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल हाइस्ट्स की ओर। जब वो यूनिवर्सिटी में थे, जोलो ने डिसाइड किया कि इस साल वो अपने बर्थडे पर एक मैसिव लग्जरी पार्टी देंगे। उन्होंने एक्सक्लूसिव नाइट क्लब रेंट किया जिसमें एक ओपन बार था और फिर बड़े फॉन्ट्स में अपने नाम लिखकर लोगों को इनवाइट किया। लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे और ये अपना इन्वेस्टमेंट, ये बस सक्सेसफुल दिखना चाहते थे। ये चाहते थे हर कोई इन्हें याद रखे। इन्होंने पूरे इवेंट को बहुत एक्सक्लूसिव फील देने की कोशिश की जिसमें हर अटेंडी इंपॉर्टेंट फील करे। पार्टी अटेंडीज ये नहीं जानते थे कि जोलो ने सिर्फ पार्टी के लिए डिपॉजिट दिया है और इवेंट के बाद वो क्लब ओनर्स के बाकी के पैसे महीनों तक नहीं देने वाले थे। यू सी, जोलो को उनके फादर से पैसे मिलते रहने के बाद भी उनके पास पूरे इवेंट को पे करने के लिए इनफ पैसे नहीं थे। वो महीनों तक पैसे देने की बात को टालते रहे और इवेंचुअली क्लब ओनर्स से बहुत नेगोशिएट भी किया प्राइस को लेकर। किसी भी पार्टी अटेंडी को इस बारे में पता नहीं था। उन्हें लगता था ये तो बहुत अमीर है जैसे ये बताते हैं। जोलो का प्लान वर्क कर रहा था। इन्फ्लुएंशियल पीपल से दोस्ती करके वो रेपुटेशन बना रहे थे। जोलो का ये मानना था कि इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू नो, इट्स हु यू नो। वो मजे से झूठ बोलते थे कि उनके पास बहुत पैसे हैं बस लोगों से दोस्ती करने को। अपने न्यू कनेक्शंस को यूज करके जोलो ने अरब फ्रेंड्स बनाना मैनेज कर लिया। उन्होंने एक टूर भी सेटअप किया था मिडिल ईस्ट के अराउंड। फिर वो और अमीर लोगों से मिले और इन्फ्लुएंशियल कनेक्शन बनाए जिसमें माइनर रॉयल्स भी थे। उनमें से एक ने कमेंट किया कि जोलो को देखकर लगता था कि वो मिडिल ईस्ट के पावर स्ट्रक्चर्स में काफी इंटरेस्टेड है और कंट्री में मनी कंट्रोल करने वाले लोगों में भी। हाउएवर, जोलो के बनाए हुए सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शंस में से एक थे वो लोग जो अबू धाबी सॉवरेन वेल्थ फंड चलाते थे।
अब क्विक साइड नोट, आखिर ये सोवरेन वेल्थ फंड होता क्या है? वेल, ये पैसों का एक जाइंट पूल है जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कॉमनली इसे वो कंट्रीज यूज करती हैं जो सिंगल रिसोर्स पर डिपेंडेंट है, जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज जिसकी इकोनॉमी हाईली डिपेंडेंट है ऑयल पर, और वो इन फंड्स को डाइवर्सिफाई करते हैं दूसरे एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स में। हाउएवर, इन सोवरेन वेल्थ फंड्स में बहुत सारे पैसे होते हैं और मोस्टली ये बहुत कम ट्रांसपेरेंसी और ओवरसाइट के साथ अनरेगुलेटेड होते हैं। इसीलिए योलो के फ्यूचर स्कीम के लिए ये क्रूशियल था। बट मिडिल ईस्ट में नेटवर्किंग टूर में जाने के बाद योलो ग्रेजुएट होने के लिए यूनिवर्सिटी वापस आ गए, और यही वो पॉइंट था जब योलो ने अपनी कंपनी सेटअप की, विंटन ग्रुप। अपने दोस्तों को बताते हुए वो बोले वो ये नाम इसलिए रखे क्योंकि ही इज गोना विन टन्स ऑफ मनी। सच में बेसिक आइडिया ये था कि वो मिडिल ईस्टर्न इन्वेस्टर्स के साथ ब्रोकर डील्स करेंगे जो मलेशिया के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहते थे। सो योलो को फेमस पेट्रोनस टावर्स में अपने न्यू कंपनी के लिए लग्जरियस ऑफिसर्स मिले। वो ये अफोर्ड तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लोकल बैंक से लोन जरूर ले लिया। योलो ये जानते थे कि इसे सक्सेसफुल और सीरियस बिजनेस दिखाना जरूरी है। ऑफ कोर्स अब इन्हें सच में क्लाइंट्स की जरूरत थी, और लकीली योलो के लिए उनके सारे वेल्दी एलीट्स के साथ नेटवर्क्स ने उन्हें मेजरली हेल्प करना शुरू किया। हैरो में रहने के दिनों में योलो के बेस्ट फ्रेंड्स में से एक रिजा अजीज, जो प्रोमिनेंट मलेशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल नाजिब रज़ाक के स्टेपसन थे। इनफैक्ट जिस टाइम तक योलो ने अपनी कंपनी शुरू की, नाजिब मलेशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। ऑब्वियसली उनके पास बहुत पावर था। योलो को पता था कि यह बहुत बड़ी एडवांटेज होने वाली है। नाजिब के स्टेपसन के साथ सिर्फ एक अच्छा फ्रेंड बन के रहना काफी नहीं था, जो को अपनी वैल्यू प्रूव करनी थी। और फिर जब योलो ने सुना कि मलेशिया पार्टनर्स खोज रहे हैं जिससे वो एक गिगांटिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डेवलप कर सके, आइडिया था कि बेसिकली सिंगापुर की तरह एक फाइनेंशियल और लाइफस्टाइल सेंटर बिल्ड करें। बट उन्हें इन्वेस्टर्स की जरूरत थी। मिडिल ईस्ट में बनाए हुए वेल्दी कनेक्शंस के सहारे वो ब्रोकर डील्स कर पाए मलेशियन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। बट यहाँ एक क्रूशियल पार्ट है, योलो ने मलेशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नजीब को सारा क्रेडिट लेने दिया, डिस्पाइट नजीब ने कुछ नहीं किया था। इससे नजीब की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। अब वो ऐसे पॉलिटिशियन थे जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करते थे, जिससे मलेशिया को आगे बढ़ने में हेल्प मिलती। इनफैक्ट 2009 में उनकी इसी पॉपुलैरिटी ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनने में हेल्प की थी। योलो का ओरिजिनल बिजनेस मॉडल था कि वो सिंपली इस तरह के डील्स करवाने के लिए फी लेंगे, बट उन्हें एक्चुअली इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए कुछ नहीं मिला, बल्कि कुछ बेटर मिला। नजीब उन्हें पसंद कर रहे थे और वो बहुत ग्रेटफुल थे। और फिर 2009 में जब नजीब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर बने, तब इस पॉइंट पर योलो 27 साल के थे। अब जो के पास कंट्री के सबसे पावरफुल मैन थे। योलो वही नहीं रुके, उन्होंने खुद को नजीब फैमिली का हिस्सा बनाने की भी कोशिश की। वो नजीब की वाइफ के लिए एक्सपेंसिव ज्वेलरी लाए और उन्होंने नजीब की बेटी की कॉलेज फीस भी पे की और कॉन्वोकेशन भी अटेंड किया। और अब नजीब को पूरा विश्वास था योलो पर। और फिर नजीब के मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर बनते ही योलो ने बिना वक्त बर्बाद किए उनके पास एक आइडिया लेकर आए। योलो ने कहा कि मलेशिया को सोवरेन वेल्थ फंड बनाने की जरूरत है, बिल्कुल मिडिल ईस्ट की तरह, जो पूरे दुनिया में इन्वेस्ट करने के काम आएगा। फिर उन्होंने वन मलेशिया डेवलपमेंट बरहेड या 1MDB सेटअप किया। ऑफिशियली ये 1MDB फंड कंट्री इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए था। इसे ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाना था और मलेशियन इसे हाई क्वालिटी जॉब क्रिएट करना चाहते थे। जो ने नजीब को समझाया कि अगर वो उसे इस फंड का हेड बना दे तो वो इन पैसों को वॉर चेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं पॉलिटिकल गोल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन पैसों से नजीब बड़े इवेंट्स होस्ट कर सकते हैं और उन एरियाज में अफोर्डेबल घर बना सकते हैं जहां से उन्हें इलेक्शन में कम वोट्स आए। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर योलो की मुट्ठी में थे। वो नजीब को इलेक्ट होने में हेल्प की और जो नजीब को अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए एडवाइस देने लगे। नजीब को यह पूरा आइडिया बहुत बड़ा विन लग रहा था। नजीब ने योलो को 1MDB फंड चलाने दिया और वो जो चाहे वो करने का मौका भी बिना हेजिटेशन के। नजीब के पास फंड के चेयरमैन का टाइटल था, जबकि योलो ने खुद को एक एडवाइजर दिखाया। बट इन रियलिटी योलो ने पूरा फंड कंट्रोल किया था। वो ऐसे लोगों को स्टाफ रखता था जिन्हें वो अच्छे से जानता था। मतलब योलो के पास पूरा कंट्रोल था कि वो मलेशिया के $1 मिलियन फंड के साथ क्या करे। कुछ ही महीनों में योलो को 1MDB फंड को इन्वेस्ट करने के लिए पहली डील मिल गई। सऊदी अरेबिया में बनाए कनेक्शंस को यूज करके उन्होंने ऑयल कंपनी पेट्रो सऊदी के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर अरेंज किया। प्लान था 1MDB $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगी, जो बेसिकली वो सारा पैसा था जो उस टाइम पर फंड्स में थे। और तो और नजीब ने सारा पैसा ट्रांसफर करने के लिए अलाउ भी कर दिया क्योंकि वो योलो पे बहुत भरोसा करते थे। हाउएवर, सिंस योलो पैसे के फुली इंचार्ज थे, उन्होंने सिर्फ $300 मिलियन भेजे जॉइंट वेंचर के लिए। बाकी बचे $700 मिलियन गुड स्टार लिमिटेड नाम की कंपनी को ट्रांसफर किए गए, जिसका स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट था। योलो ने क्लेम किया कि गुड स्टार कंपनी पेट्रो सऊदी ओन करती है,
और कहा कि 1MDB को गुड स्टार लिमिटेड में पैसे भेजने होंगे एज अ पार्ट ऑफ डेब्ट, इससे पहले कि वो जॉइंट वेंचर करे। पर यह सच नहीं था। गुड स्टार लिमिटेड बस एक मास्क की तरह था और ये बियरर शेयर्स नाम की चीज का इस्तेमाल करते थे। एक नॉर्मल शेयर के साथ इसे एक इंडिविजुअल के नाम से रजिस्टर किया जाता है और रजिस्ट्री में डाल दिया होता है कंपनी के शेयर्स कौन ओन करता है। लेकिन बियरर शेयर एक टाइप का शेयर है जिसमें जिसके पास भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होता है उसके पास ही फुल ओनरशिप होती है। इसमें यह बताना मुश्किल होता है कि कंपनी ओन कौन करता है और इसी से ये फ्रॉड के लिए काफी यूजफुल हो जाता है। गुड स्टार लिमिटेड के केस में बाद में ये रिवील किया गया कि इसमें एक फिजिकल शेयर था और वो शेयर था जो लो के पास। इन अदर वर्ड्स, जोलो ने 1MDB से $700 मिलियन गुड स्टार लिमिटेड को भेजे थे और जोलो ही गुड स्टार लिमिटेड को 100% ओन करते थे। रिकॉर्ड के हिसाब से 1MDB ने प्लान के हिसाब से पेट्रो सऊदी जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट किए थे, बट इन रियलिटी जोलो ने खुद को ही $700 मिलियन पे कर दिए। कई तरह से ये इनक्रेडिबली सिंपल मूव था, बट ये एक सोची समझी प्लानिंग थी जिससे पावर के इस पोजीशन तक आना पॉसिबल हो सकता था। अर्ली एज से ही जोलो अपने बहुत अच्छे कनेक्शंस बनाते थे, फिर उन कनेक्शंस को वैल्यू प्रोवाइड करना जिससे इन जैसे इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल नेटवर्क को कल्टिवेट करने में हेल्प हो। वो सॉवरिन वेल्थ फंड्स को एज अ टूल यूज करते थे जिससे इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सकता था। फिर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करके 1MDB का फुल फंड कंट्रोल ले लिया और अपने पैसे बना लिए। उन्हें बस कुछ सीनियर लोगों को चुप रहने के लिए ब्राइब देना पड़ा था, पर ये इतना हार्ड नहीं था जब उन्हें $700 मिलियन मिल गए और जल्द ही खुद के लिए लॉयल यस मैन ढूंढ लिए। और अब ये टाइम था रियल फंड शुरू करने का। जोलो ने सक्सेसफुली मलेशियन फंड से पैसे निकालकर उसे स्विस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे इन्वेस्टमेंट के नाम पे, और इसके बाद उनके हाई रैंकिंग पोजीशन वाले फ्रेंड्स काम आए इस पे सवाल ना करने के लिए। जोलो के पास अब बैंक अकाउंट में hundreds of millions of dollars थे। रिच पीपल के लिए ये काफी डिफिकल्ट होता है जिनकी वेल्थ हेवीली कंपनी स्टॉक और इन्वेस्टमेंट्स में टाइड अप होती है, बट जोलो के लिए स्पेंड करने के लिए पूरी तरह से अवेलेबल था। ये सारे स्टोलन मनी के साथ जोलो एक लग्जरी लाइफ जीने लगे थे। उन्होंने कई सारी यॉट्स, मैंशंस और स्पोर्ट्स कार खरीदना शुरू किया। उन्होंने बेवर्ली हिल्स में एक होटल भी खरीदा था। बट कई रातें आप जोलो को एक्सक्लूसिव नाइट क्लब और कसिनो में ही पाते। इनफैक्ट ये रिपोर्ट किया गया था कि अक्टूबर 2009 से जून 2010 के बीच 8 महीने में जोलो और उनके फ्रेंड्स में $85 मिलियन प्राइवेट जेट्स, अल्कोहल, गैम्बलिंग, मॉडल्स और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज में उड़ा दिए। ये सब नॉन स्टॉप पार्टिंग और नेटवर्किंग के लिए था। जोलो रियलाइज किए कि वो 1MDB के पैसे यूज कर सकते थे जिससे वो रिच और फेमस से क्लोज हो सकें और अपनी रेपुटेशन को और बढ़ा सकें, और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को $1 लाख एक रात के देंगे उनके साथ पार्टी करने के लिए। रिच सेलिब्रिटीज भी कहे कि वो कभी ऐसा खर्च करने का तरीका नहीं देखे। ये रिचनेस का अलग ही लेवल है। पोकर में $1 मिलियन लूज करने के बाद भी कोई फिक्र नहीं। एज अ रिजल्ट जोलो हर तरीके के फेमस लोग से मिल पाए। फॉर एग्जाम्पल, जोलो कॉलेज डेज में पेरिस हिल्टन के सपने देखा करते थे और अब रेगुलर हैंग आउट कर रहे थे। जोलो की ऐसी स्टोरीज भी है जहां वो लास वेगास के होटल में लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ थे और 20 प्लेबॉय बनीज से सराउंडेड थे। जोलो प्रेस्टिजियस क्लब्स भी खरीद लेते थे, फिर वहां अपने फ्रेंड्स एंड सेलिब्रिटीज के साथ सीक्रेट पार्टीज किया करते थे। उन्होंने किम कार्दाशियन को उनकी शादी पर एक व्हाइट फेरारी दी थी और जिन लोगों से मिलते थे उन्हें कैजुअली डिजाइनर बैग्स देते थे जो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के होते थे। और सच तो ये है कि जोलो ने सोच से भी बड़ी पार्टीज दी। उन्होंने वेगस में अपने बर्थडे पर पर्टिकुलरली एक ऐसी बड़ी पार्टी दी जो मेजर कॉन्सर्ट की तरह थी। इनमें हर टाइप के सेलिब्रिटीज थे जिसमें कान्ये वेस्ट, ब्रैडली कूपर, डिनेरो, माइकल फेल्प्स, किम कार्दाशियन, पेरिस हिल्टन और गंगनम स्टाइल वाले साई भी आए थे। वो ब्रिटनी स्पीयर्स को भी अपने बर्थडे में बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए बुलाए थे। वो एक रात मानी जाती है कि वो 10 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर्स की थी। मोस्ट सेलिब्रिटीज को वहां आने के लिए पैसे दिए गए थे। सच तो यह है कि बड़े स्टार्स भी hundreds of thousands of dollars को मना नहीं कर पाए। However, उन्हें यह एडमिट करना पड़ा कि जोलो को अमेजिंग पार्टी देना आता है और जोलो को लगा कि अगर उनकी पार्टी सक्सेसफुल होगी तो उनका स्टेटस भी ग्रो होगा जिससे उन्हें हर पावरफुल लोगों के साथ मिलने का मौका मिलेगा। और रेपुटेशन मिली भी। जब न्यूज़पेपर में आया कि नाइट आउट के लिए लिंडसे लोहन के टेबल पर 23 बॉटल्स भेजने वाले हैं, तब उन्होंने जो को द बिग स्पेंडिंग मलेशियन, द मिस्ट्री मैन ऑफ सिटी क्लब सीन का नाम दिया। सेलिब्रिटीज से घिरे होने के कारण उनकी प्रोफाइल और ग्रो हुई एंड एक पॉइंट पर वो मॉडल मिरांडा केयर को भी डेट कर रहे थे और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की बरसात कर दी। बट क्रेज यही खत्म नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, न्यू ईयर्स के लिए जोलो ने कहा कि वो इसे 2 बार एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। सो जोलो अपने फ्रेंड्स और सेलिब्रिटीज के साथ अपने प्राइवेट प्लेन से ऑस्ट्रेलिया सिडनी चले गए। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद वापस लास वेगस आ गए, जिससे उसी रात उन्होंने सेकंड टाइम काउंटडाउन एक्सपीरियंस करने मिला। एक और इंसिडेंट जहां जोलो शैंपेन बॉटल के लिए किसी के साथ एक बिडिंग वॉर में गए और वहां 2 मिलियन यूरोस खर्च कर दिए। कुछ लोग तो उन्हें एशियन ग्रेट गैट्स भी बोलने लगे।
ये सब उनके लिए एक रेफरेंस था जिसमें वो बहुत सारी एक्सपेंसिव ओवर द टॉप पार्टीज देते थे। ये इसलिए भी था क्योंकि जो लोग पार्टी में इन्वॉल्व होने के बजाय उसे ऑब्जर्व करते थे, वो लोगों पर नजर रखते थे, रिपीटेडली चेक करते थे कि आए हुए लोग एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। उनके कई गेस्ट उनसे बात करने की कोशिश करते थे, बट वो कॉन्वर्सेशन लंबी ना होकर स्मॉल होती थी। वो काफी शाय लगते थे, बट उन्हें लोगों को खुश करने की ओवरवेलमिंग डिजायर थी। एक ने कमेंट भी किया कि ये फेक महसूस हुआ क्योंकि हम सिर्फ वहां एक एंटरटेनमेंट और कूल ग्रुप की तरह लग रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मजा आ रहा है। ये सब अल्टीमेटली वेल्थ, प्रेस्टीज और स्टेटस को प्रिटेंड करने के बारे में था। उन दिनों अगर आप जोलो को गूगल सर्च करते तो उसमें बहुत कम ही बताया जाता। वो अभी भी मिस्ट्री से घिरे हुए हैं और लोग ये सोचते थे कि वो इतने रिच कैसे हो गए। कुछ ने सोचा कि वो आर्म्स डीलर है या रॉयल फैमिली से है। बट अपनी इस पार्टी प्लेबॉय रेपुटेशन के अलावा जोलो के क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ने उन्हें पांडा निकनेम दिया क्योंकि उनके फ्रेंड्स का कहना था वो प्लम्प और कटली हैं। कई सालों तक जोलो ने मेथोडिकली इस प्लैनेट के वेल्दिएस्ट और मोस्ट पावरफुल लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाए रखे, बट उन्होंने ये भी जाना कि इन लोगों को क्या मोटिवेट करता था। सोफा 1MDB से चुराए हुए पैसे जोलो की लैविश लाइफस्टाइल पर खर्च हो गए थे और कुछ पैसे प्राइम मिनिस्टर नजीब के पॉलिटिकल स्लश में भी गए थे। बट जोलो अब चाहते थे कि वो पैसे यूज करें कुछ लेजिटिमेट बिजनेस के लिए। सिंस जोलो एलए की लाइफस्टाइल पसंद करते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो हॉलीवुड जाएंगे। उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी रेड ग्रेनाइट को फंड किया। 1MDB फंड के जैसे ही जोलो ने कंपनी में कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं लिया। उन्होंने सीक्रेट मनी होना प्रेफर किया और सबसे छुप के एक्टिव रोल किया। इस वक्त के आसपास जोलो को पता चला कि डिकैप्रियो और स्कॉर्सी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट पर एक फिल्म बनाना चाहते थे, बट उस फिल्म में लगने वाले बजट $100 मिलियन का उनके पास कोई इंतजाम नहीं था। स्टूडियोज ने कहा कि ऐसी फिल्म पर इतना खर्च करना काफी रिस्की है जो R-rated हो जाए और इसकी ऑडियंस कम हो जाएगी। सो इंस्टेड जोलो प्रोडक्शन कंपनी ने मूवी को फाइनेंस करने में हेल्प की और डिकैप्रियो और स्कॉर्सी को पूरी क्रिएटिव लिबर्टी दी मूवी बनाने के लिए। और हाँ, जोलो का नाम स्पेशल थैंक्स में आया था। प्लस जब लियो ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते इस मूवी के लिए तो उन्होंने स्पेशली थैंक्स कहा था जोलो को। Joey, Riz and Joe, thank you for being not only collaborators but taking a risk on this movie. जोलो ने हॉलीवुड में अपना पहला बड़ा कदम रख दिया था। इन सब के बाद भी एक ऑब्वियस आयरनी है कि वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जैसे फिल्म को एसेंशियली स्टोलन मनी से ही फाइनेंस किया जा सकता था, स्पेशली जब बात एक क्रेजी पार्टी लाइफस्टाइल वाले आदमी की हो। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिसपे यह मूवी बनी, जॉर्डन बेलफोर्ट, जोलो पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। बेलफोर्ट को इनवाइट किया गया था उनकी स्टोरी खरीदने के लिए पार्टी में। हाउएवर, बेलफोर्ट ने जब देखा कि इवेंट कितना ओवरली एक्स्ट्रावैगेंट था, तब उन्होंने कमेंट किया कि कुछ गड़बड़ लग रहा है और उन्होंने कहा कि मेहनत से कमाए हुए पैसों पे इतना ऐश नहीं होता। हाउएवर, जोलो के अराउंड काफी लोग उनसे खुश थे और ज्यादा सवाल नहीं पूछे। और फिर जोलो की कंपनी ने बाद में EMI म्यूजिक पब्लिशिंग में स्टेक एक्वायर कर लिया और फर्म एडवाइजरी बोर्ड भी ज्वाइन किया। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट और EMI डील के बीच जोलो खुद को प्रूव कर रहे थे कि वो बड़ी पार्टीज देने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जोलो का इंटेंशन था एक मीडिया एम्पायर बनाना जो एक लेजिटिमेट प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सके। जोलो ने सोचा कि इससे वो इतने पैसे बना लेंगे कि जो फंड्स उन्होंने लिए हैं 1IMDB से। और हाँ, जोलो ये भी जानते थे कि उन्हें पैसे चाहिए अपने इस बिग लाइफस्टाइल को दिखाने के लिए। इसमें एक प्रॉब्लम थी, जोलो को खर्च करने की और ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की बहुत आदत थी। वो चीजों को बड़ा और क्रेजी बनाना चाहते थे और जोलो ने रियलाइज किया कि उन्हें जल्दी जल्दी पैसा कमाने की जरूरत है। इसका मतलब और चोरी करना। टिम लाइजनर गोल्डमैन सैक्स एशिया डिवीजन के हेड थे। वो टिम को पिक करने के लिए प्राइवेट जेट अरेंज किया करते थे और फिर उन्हें मीटिंग के लिए ले जाया करते थे वर्ल्ड्स रिचेस्ट शेख्स के साथ। टिम को ये एक्सट्रीमली लग्जूरियस ट्रिप देने के बाद जोलो ने उन्हें अपना इंटेंशन बताया। वो चाहते हैं कि गोल्डमैन सैक्स 1MDB की बॉन्ड सेल्स के जरिए ज्यादा पैसे रेस करने में हेल्प करें। सच ये था कि जोलो जानते थे कि उन्हें गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े वॉल स्ट्रीट बैंक से क्रेडिबिलिटी चाहिए जिससे वो इंश्योर कर सके कि सब लेजिटिमेट लग रहे हैं। सो गोल्डमैन सैक्स ने बॉन्ड इशू किया और उस बॉन्ड को इन्वेस्टर्स को बेच दिया गया। अब इन्वेस्टर्स को बोला गया कि उनके पैसे पावर प्लांट को पे करने के लिए होंगे, बट प्रॉब्लम ये थी कि 1MDB की कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं थी जिससे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करना मुश्किल था। सो ये डील बेहतर दिखने के लिए गोल्डमैन सैक्स ने अपना क्रेडिबिलिटी को यूज कर 1MDB को अबू धाबी सॉवरेन वेल्थ फंड के साथ मिक्स कर दिया, जिनके पास $70 बिलियन के एसेट्स और सॉलिड क्रेडिट्स थे। सडनली पैकेज इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव लगने लगे। 1MDB अपने आप में उतना अपीलिंग नहीं था, बट उसका अबू धाबी वेल्थ फंड के साथ मिक्स होना और गोल्डमैन सैक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत बेहतर था। 2012 में 1MDB ने गोल्डमैन सैक्स के जरिए बॉन्ड से $3.5 बिलियन इशू किया, बट अनऑफिशियल फंड मैनेजर होने के कारण जोलो ने अपने ओल्ड ऑफशोर ट्रिक्स का यूज करके $1.4 बिलियन को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में रजिस्टर एक कंपनी अनदर टैक्स हेवन में डाइवर्ट कर दिए।
फिर 2013 में 1MDB ने गोल्डमैन सैक्स के जरिए $3 बिलियन बॉन्ड्स इशू किए और फिर से जोलो ने कुछ पैसे ऑफशोर अकाउंट्स में डाइवर्ट कर दिए। सो इंस्टेड जैसा कहा गया था उससे उल्टा इन्वेस्टर्स के पैसे पावर प्लांट्स में जाने के बजाय जोलो बिलियंस ऑफ डॉलर्स को उन शेल कंपनीज में ट्रांसफर कर रहे थे जिन्हें वो कंट्रोल करते थे। जोलो ने कुछ पैसे उनके हेल्प करने वालों को भी दिए जैसे टिम लाइजनर, बट बाकी बचे पैसे जोलो के पास रखे हुए थे। जोलो के पास ऑफशोर अकाउंट्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स है जिसने उनके क्रेजी स्पेंडिंग को कंटिन्यू करने दिया, या अगर उससे भी कुछ क्रेजियर होता जैसे फेमस आर्ट, बड़े घर, ऑफ कोर्स मोर गैम्बलिंग और पार्टिंग। प्राइम मिनिस्टर नजीब को बहुत बड़ा ब्राइब देना ताकि वो खुश रहें और ज्यादा सवाल ना पूछें। प्लस जोलो ने फिगर कर लिया था कि बॉन्ड सेल्स के ये पैसे 1MDB के ग्रोइंग लॉसेस को कवर करने में हेल्प करेगा। गोल्डमैन सैक्स के लिए उन्हें $600 मिलियन दिए गए फीस और रेवेन्यू में, जिसे रिपोर्टर्स ने बाद में बताया कि 200 टाइम्स ज्यादा है उनके नॉर्मल डील से, इंडिकेटिंग कि ये कुछ बहुत ही बड़ा गलत काम हो रहा है और बिग पे आउट्स के कारण कोई सवाल नहीं पूछ रहे थे। बिकॉज रिमेंबर, गोल्डमैन सैक्स के इन्वॉल्वमेंट और बॉन्ड्स के लिए उनके एक्सपीरियंस और रेपुटेशन के बिना कोई तरीका नहीं था जिससे 1MDB इतने पैसे रेज कर पाती। बट स्टिल कैसे जोलो ने अपने लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स चुराना मैनेज कर लिया? फर्स्टली एक स्ट्रेटजी वो थी जिसमें फेक कंपनीज के नाम पर बैंक अकाउंट बनाना जो रियल फर्म्स को रिजेंबल करे। फॉर एग्जांपल, उन्होंने ब्लैक रॉक कमोडिटीज ग्लोबल लिमिटेड नाम से एक शेल कंपनी क्रिएट की जो सुनने में बिल्कुल जायंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक जैसा लगता है। सो ट्रांजैक्शन देखने वाले हर किसी के लिए ये मानना ईजी था कि पैसे जेन्युइन बिग कंपनीज को भेजे जा रहे हैं। सो इसमें कोई रेड फ्लैग्स नजर नहीं आए, जबकि रियलिटी में ये सारी सिमिलर नेम्स की फेक शेल कंपनीज थी। दूसरा तरीका था जिसे जोलो लेयरिंग कहते थे। इसमें फंड्स को एक ऑफशोर बैंक से दूसरे अकाउंट में मूव किया जाता है। इससे उन्हें रियल ट्रांजैक्शंस और लोन जैसा दिखाने की कोशिश की जाती है और कॉम्प्लेक्स लेयर्स ऐड करते रहना अंटिल रियल सोर्स ऑफ फंड्स को छुपा सकें। जोलो के पास दूसरी स्कीम्स भी थी जहां उन्होंने यूएस लॉ फर्म्स के ट्रस्टेड अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए, क्योंकि यूएस के क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग वो अकाउंट्स हार्डली रेगुलेट होते हैं। जोलो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि गवर्नमेंट्स के बीच होने वाले ट्रांजैक्शंस में ऑडिटर्स और बैंक्स से काफी कम इन्वेस्टिगेशन होते हैं। गवर्नमेंट फंड्स रेगुलर कंपनी की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होते। एज अ रिजल्ट टोटल एस्टिमेशन से पता चला कि 1MDB से अराउंड $4.5 बिलियन चुराए गए थे। जोलो ने मलेशियन हेल्प फंड को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट की तरह यूज किया। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर नजीब को इसके बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि 1MDB उतनी लेजिटिमेट नहीं है, क्योंकि उनके पॉलिटिकल एम्बिशन वाले फंड से सीक्रेट मनी रिसीव होने लगे थे। हाउएवर जोलो ने प्रॉमिस किया था कि ये फंड्स मिडिल ईस्ट के साथ रिलेशनशिप को बेटर करेंगे और इससे मलेशिया को बिग इन्वेस्टमेंट्स और डेवलपमेंट में हेल्प होगी। सो नजीब ने सोचा भी नहीं कि जोलो इतने सारे पैसे चुरा सकते हैं और फिर से जोलो को मल्टी बिलियन डॉलर फंड्स पर कंप्लीटली अनरेगुलेटेड पावर देना हमेशा के लिए काफी रिस्की हो सकता है। बट स्टिल मलेशिया में लोगों ने 1MDB के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया था। उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं? मलेशिया में सारे प्रॉमिस किए हुए डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं? जोलो लकी थे कि उनके साइड पर प्राइम मिनिस्टर नजीब थे। वो किसी भी तरह के डेंजर में नहीं थे। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर का उनके साइड में होने का रीजन था जोलो अभी भी चुराए हुए पैसों से नजीब के पॉलिटिकल कैंपेन्स को फाइनेंस कर रहे थे। इसमें नजीब को अच्छा दिखाने के लिए मैसिव इवेंट्स और चैरिटी इंक्लूडेड थे। सो 1MDB पर पैसों का बोझ दबने लगा। इनफैक्ट इन पर सेवरल बिलियंस डॉलर्स का डेब्ट हो गया और 2015 में एक विसल ब्लोअर ने प्रेस को ईमेल लीक कर दिए जिसमें जोलो की स्कीम्स के सारे इन्फॉर्मेशन सामने आ जाते और इससे वर्ल्ड को जोलो के स्कैम के फुल स्केल के बारे में पता चल जाता। ईमेल्स की वजह से कई लोग ये जानने के लिए रिसर्च करने लगे कि क्या हो रहा है और जल्द ही स्कैम होने की बात क्लियर होने लगी। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मलेशियन सिटीजन्स नजीब के 1MDB के इन्वॉल्वमेंट के कारण उनके रिजाइन करने की डिमांड को लेकर स्ट्रीट्स में प्रोटेस्ट करने लगे, बट उन्होंने रिजाइन नहीं किया। नजीब ने सोचा कि अगले इलेक्शन तक सब ठीक हो जाएगा। जोलो पर लगे एलिगेशन सामने आने लगे थे मीडिया में 2015 तक। उन्हें लगा कि अब उन्हें छुपना चाहिए। जोलो के पास अभी भी इतना पैसा था कि वो एक्सट्रीमली कंफर्टेबल लाइफ जी सकते थे, बट आइसोलेट रहकर, जिससे उन्हें नफरत थी, वो अपने रूम में भी अकेले नहीं रहते थे। ये वो टाइम था जब उनकी गर्लफ्रेंड मिरेंडा केर ने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया था। और फिर मई 2018 में नजीब को इलेक्शन में शॉकिंग हार मिली। उनकी पार्टी 60 साल में पहली बार हारी थी। इनफैक्ट ये मलेशिया के एंटायर हिस्ट्री में पहला रजीम चेंज हुआ था, जो ये दिखाता है कि मलेशियन लोग होने वाले करप्शन को लेकर कितने गुस्से में थे। इलेक्शन होते ही नजीब और उनकी वाइफ ने कंट्री से भागने की कोशिश की, बट एयरपोर्ट में प्रोटेस्टर्स ने उन्हें रोक लिया। नजीब ने कहा कि वो गोल्फ ट्रिप के लिए कंट्री से बाहर जा रहे हैं, बट ये ऑब्वियसली नजीब को भी पता था कि अब उनके पावर में ना होने पर क्या होने वाला है। पुलिस ने नजीब के घर पर रेड की और $274 मिलियन के गुड्स, जिसमें एंडलेस अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिव ज्वेलरी, हैंडबैग्स, टियारास और वॉचेस थी, और $28 मिलियन इन कैश भी ढूंढ लिया।
ये पता चल गया कि नजीब ने ब्राइब ली थी। एंटी करप्शन ऑफिशियल्स ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को उनके मैंशन में अरेस्ट कर लिया। उन्हें 12 साल की सजा दी गई, बट वो अभी अपील कर रहे थे कि ये सारे जेन्युइन पॉलिटिकल डोनेशंस हैं और इस बीच वो स्टिल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आर्म के पार्ट हैं। बट जो लोग काफी पहले गायब हो चुके थे। कुछ सोर्सेस के मुताबिक वो चाइना में थे और हो सकता है वहां के हाई रैंकिंग चाइनीज पार्टी के ऑफिशियल के विला में रह रहे होंगे। ऐसी रिपोर्ट्स भी आई जहां उन्हें शंघाई के विक्टोरिया सीक्रेट पार्टी में देखा गया। ऐसा माना जाता है कि वो अभी भी पार्टी लाइफस्टाइल को जीने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स गोल्डमैन सैक्स के मैनेजर टिम लाइसनर, जिन्होंने 1MDB की हेल्प की थी, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और ब्राइबरी के लिए गिल्टी डिक्लेयर किया गया। उन्होंने ये बोला कि ये सब बस कुछ रोग एम्प्लॉयज थे जो 1MDB को मनी लॉन्डर में हेल्प कर रहे थे। टिम ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि कंप्लायंस अवॉइड करना गोल्डमैन सैक्स का कल्चर है। अल्टीमेटली इन सब में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा सफर किया वो मलेशियन सिटीजन्स थे, जिन्हें डेब्ट के साथ छोड़ दिया गया था। 1MDB को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बेच देने चाहिए थे जो मलेशियन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता, बट रियलिटी में ये क्रैश क्रैप था। लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा। मलेशियन गवर्नमेंट के बिलियंस ऑफ डॉलर्स चोरी हो गए थे और ऑफशोर बैंक अकाउंट्स और शेल कंपनीज में छुपा दिए गए थे। आज तक FBI सारे पीसेस को जोड़ने की कोशिश कर रही है और वो पैसों को भी जो जेन्युइनली बहुत लोगों के काम आता। अब ये कहना इंपॉर्टेंट है कि इसमें लगभग हर कोई इन्वॉल्व था। जोलो से लेकर नजीब और गोल्डमैन सैक्स, सब ने ये मानने से इनकार किया कि उन्होंने कुछ गलत किया है। ये स्कैम क्लियर एग्जाम्पल है कि कैसे फाइनेंशियल सिस्टम को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। पावरफुल लोग और बड़े बैंक्स को कोई क्वेश्चन ना पूछने के लिए इंसेंटिवाइज्ड किया जा सकता है जब तक वो इस डील से पैसे बना रहे हो। और हाँ, सबसे क्रेजी बात ये, जोलो अभी भी एक फ्री मैन है और आप कह सकते हैं कि वो बच निकले। बट ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जहां वो नहीं जा सकते हैं और उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। रिपोर्ट्स के हिसाब से कि आखिर में जोलो एक हैप्पी रिलैक्स्ड गाय से एक बहुत ही एंग्शियस और पैरानॉइड बन चुके हैं। और सच तो ये है कि उनके रहने के तरीके जिसे कई लोग सिर्फ सोच सकते हैं, जैसे बहुत रिच होना, मूवी स्टार्स मॉडल्स के साथ जेट्स और यॉट्स में पार्टी करना, जोलो इन सब मोमेंट्स में कभी खुश नजर नहीं आए। ये वो कहते हैं जो उनसे मिले हैं। वो खुद को पसंद करवाने में और रेस्पेक्ट करवाने के लिए काफी डेस्परेट थे, जिसकी वजह से ज्यादा पैसे के लिए चेस करते थे इंस्टेड ऑफ क्विटिंग जब वो सबसे आगे थे। और यही था डाउनफॉल का रीजन। जोलो की स्टोरी काफी क्रेजी है, बट मैं स्टिल क्रेजीएस्ट नहीं कहूंगा। इसके लिए आपको रिडिकुलस और इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ मासायोशी सोन को चेकआउट करना होगा। आप यहाँ क्लिक करके वो मिनी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। चीयर्स।